डायल्यूटेड ईपीएस का ओवरव्यू बस इतना की है कि इसके अंदर आपके पास जिस साल पे आप खड़े होते हो उस साल कुछ लोग शेयर होल्डर नहीं होते लेकिन फ्यूचर में बन जाते हैं या एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, मतलब इस टाइम उसे बोलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर और ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अभी इस टाइम वो आपके शेयर होल्डर नहीं है बट एक्सपेक्टेड टू बिकम इन फ्यूचर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब इनके फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनने से हमारी या तो अर्निंग में इजाफा हो जाता है या नहीं होता, कमी नहीं होती, होता है तो इजाफा ही होता है या सेम रहता है, अर्निंग कम नहीं होती और नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ते ही हैं। अब अर्निंग भी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। ओवरऑल हम इंपैक्ट देखेंगे कि हमारे जो ओवरऑल ईपीएस पे फर्क है वो ईपीएस पहले से बढ़ गई या पहले से कम। अगर पहले से बढ़ गई तो उसे बोलेंगे एंटी डाइल्यूटेड, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब ही कम होना है। और अगर पहले से जो बेसिक ईपीएस आपको बताई हुई है या पहले वाला ईपीएस बताया हुआ है, आपने ये अर्निंग में चेंज लाए, नंबर ऑफ शेयर में चेंज लाए और आपकी अर्निंग पहले से कम हो गई है ईपीएस, तो हम उसे कहते हैं ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। ऐसा क्यों किया जाता है? शेयर होल्डर को पहले इंटीमेट करने के लिए, पहले इन्फॉर्म करने के लिए, भाई साहब कल को ये लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे, इतनी हमारे एक्सपेंस सेव हो जाएंगे और इतने हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो कल को हमारे ईपीएस के ऊपर ये खतरा लाहक हो सकता है, ताकि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहे। अब डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिकली 3 तरह से हो सकता है और तीनों की एक एक फीचर हम बताते हैं और फिर हम आगे जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने इसको डिटेल में सुनना है तो उसका लेक्चर सुन लेगा। एक ही मैंने ईपीएस के तो एक तो आपके पोर्टल पर लेक्चर है वो 10-12 होंगे और कितने हैं किसी को आइडिया है ईपीएस के पोर्टल पे लेक्चर कितने चले? और दूसरे मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर इनको समराइज भी किया हुआ है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। उसमें जो चीज अभी पढ़ाने लगा वो शायद उसमें मिस है, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं बताया गया, डिस्क्लोजर्स नहीं बताया गया और बाकी जो कुछ चीजें ऐसी हैं वो उसमें अगर नहीं बताएंगी तो इसमें बता देते हैं। एक होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड का लफ्जी मतलब ये है और ये है फॉर्म ऑफ लोन। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब ही यही है कि आपके फ्यूचर में ये लोन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अंदर। और आज से हम ये देखेंगे कि अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो अर्निंग हमने लेनी है वो नेट ऑफ टैक्स लेनी होती है, अर्निंग 1 माइनस टैक्स रेट, बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं इसके अंदर। दूसरे हैं कन्वर्टेबल पी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सेम चीज। जब वो प्रेफरेंस शेयर्स थे हम उन्हें एक फिक्स डिविडेंड दे रहे थे, जब वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाएंगे हम उनको फिक्स जो डिविडेंड दे रहे थे वो अब नहीं देंगे, वो डिविडेंड सेव हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो आपने अर्निंग लेनी है वो ग्रॉस लेनी है, नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है वो अलाउएबल डिडक्शन नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन एक्सरसाइज कब करनी है और कब नहीं करनी। पहली बात, एक्सरसाइज करनी भी है या नहीं, या इसे बोलते हैं विदड्रॉ। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करनी ही नहीं है
फिर तो कोई मसला ही नहीं। ऑप्शन एक्सरसाइज कब करते हैं? जब आपकी फेयर वैल्यू ग्रेटर देन हो एक्स स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन हो स्ट्राइक प्राइस से, तब ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, वरना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करो। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज की नहीं, फिर तो ये सवाल ही खत्म हो गया, कुछ नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने पड़ते हैं। फार्मूला याद है नंबर ऑफ शेयर्स का? इफ ऑप्शन एक्सरसाइज, इफ ऑप्शन एक्सरसाइज, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो क्या करें? पहला केस, पहला सिचुएशन कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करने हैं या इंक्रीज इन शेयर्स कैसे फाइंड करने हैं। याद है ऑप्शन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर मार्केट प्राइस या वैल्यू। अब जैसे ये नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगी। इन केस अगर आपको पहले नहीं पता चला कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, तो यहां पर फार्मूला लगाओगे। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो ये होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आएगा इससे आंसर? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। और ऑप्शन से अर्निंग में कोई इजाफा नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन कौन सा पहले एग्जिस्ट कर रही होती है? बॉन्ड और पे शेयर तो पहले एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, उसका हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असर हो चुका होता है। ऑप्शन तो अभी कुछ भी नहीं इफेक्ट कर रही है, तो फ्यूचर में करेगी जो करे। चले जी, ये तो आगे चीजें सादा सी के हमने डाइल्यूटेड ईपीएस में करना क्या। पेपर में सवाल कैसे आता है? स्टाइल नंबर 1 वो कहेगा फाइंड बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। सिंपल, तो हम बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड कर लेंगे। अगर पिछले साल का डाटा है तो मस्ट बी रीस्टेटेड, चाहे वो कहे, हाँ मना करे तो फिर तो जाहिर सी बात है फिर मान लेना। अदरवाइज आपने पिछले साल के बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करना है। रीस्टेट करने का तरीका अभी हम सीखेंगे भी सही, एक दो सवाल। दूसरा सवाल आता है, कहता है कैलकुलेट या फाइंड बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस that should be disclosed in financial statement। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें धोखा कौन खाता है वो मैं बताता हूं। जब वो लफ्ज डिस्क्लोजर और डिस्क्लोज दोनों में फर्क होता है। डिस्क्लोजर और चीज है, वो होता है नोट्स। अगर वो कहना ये अमाउंट फाइंड करो, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो चीज फाइंड करके बताओ जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नजर आती है। तीसरे नंबर पर वो कह सकता है नोट्स या डिस्क्लोजर्स, नोट्स या डिस्क्लोजर्स ऑन ईपीएस अकॉर्डिंग टू IAS 33। ये सवाल और है। सवाल की वर्किंग, प्रेजेंटेशन चेंज, वर्किंग सेम रहेगी, प्रेजेंटेशन चेंज होगी। और फिर चौथे नंबर पर सवाल आ जाता है एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एसपीएल कह देगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह देगा, एक ही बात। ये 4 तरह के सवाल पेपर में पूछे जा सकते। सबसे पहले जो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड, पहले दो तो सेम है ना, फार्मूला लगाएंगे EPS over weighted earning divided by weighted average number of shares। नोट्स या एक्सट्रैक्ट पूछेगा तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो एक्सट्रैक्ट पूछता है तो आपने प्रॉपर लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का नाम आएगा,
फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 24 और यहां पर लिखेंगे 2024 और यहां पर लिखेंगे 2023, यहां पर लिखेंगे बेसिक ईपीएस, जो जिसका आंसर आएगा वही लिखेंगे। फिर लिखेंगे डिल्यूटेड ईपीएस, फिर लिखेंगे रीस्टेटेड। देखिए एक होता है बेसिक ईपीएस 2024 का अपना, 2023 का अपना। एक वो सवाल के अंदर कहेगा कि 2024 में 2023 का रीस्टेट करके बताएं, 2024 के अंदर 2023 का रीस्टेट करके बताएं। एक तो होगा ना 2023 का अपना जाती ईपीएस, वो ये जवाब है आपका। 2024 का जाती ईपीएस है, उसका ये जवाब है। उनके डिल्यूटेड ईपीएस अपना अपना आंसर है। क्योंकि R1 के अंदर एक बात याद रखें, पेपर में रिक्वायरमेंट को मीट ना करने वाला बंदा ज्यादा फेल होता है जो मेहनत करके फेल होता है। मतलब एक तो नहीं पढ़ता ना, वो तो डिजर्व ही नहीं करता ना पास होना। एक जो पढ़ के फेल होते हैं वो लोग हैं जो सवाल को सही तरह प्रेजेंट नहीं करके आते, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का पेपर है, रिपोर्ट करना होता है, एक रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है। अब उसके बाद रीस्टेटेड ईपीएस बताओ किस साल के नीचे लिखेंगे, 2023 के साल या 24 के नीचे? 24 के नीचे। 24 के अंदर 23 का रीस्टेट कर रहे हैं, मतलब ये साल किसकी वर्किंग हुई? फिर 24 के साल की वर्किंग में हम 23 के साल को रीस्टेट कर रहे हैं, तो यहां पर उसका बेसिक भी रीस्टेट होगा और उसका डाइल्यूटेड भी रीस्टेट। ये इसका जवाब होगा। और नाम लिखेंगे प्रॉपर, रीस्टेटेड या रेट्रोस्पेक्टिवली लफ्ज लिखेंगे। ये एक्सट्रैक्ट की अगर वो सवाल करता है विद कंपैरेटिव, तो आपने पहले अलग अलग फाइंड करना है सबका, पिछले साल की वर्किंग, अगले साल की वर्किंग। ये सवाल अभी हम करने भी लगे हैं, जो करंट ईयर का सवाल है ना, हमने उसकी एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे, हम उसके नोट्स भी बनाएंगे। लेकिन उसने ना एक्सट्रैक्ट पूछे ना नोट्स पूछे, उसने कहा सिंपल फाइंड करके। अब अगर वो पूछता है ना नोट्स ऑन ईपीएस, उसका तो बिल्कुल ही तरीका डिफरेंट है। हाँ इस दफा वैसे अब क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सिलेबस में है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर जगह पर टांग अड़ा सकता है, ईपीएस के सवाल में भी आ सकता है। तो सादा सा काम है, आपने करना क्या, अपना प्रॉफिट रीस्टेट कर देना, प्रॉफिट ठीक करके फिर सवाल हल करना। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। नोट्स ऑन ईपीएस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सपोज दैट यहां पर 2024 है, यहां पर 2023। सबसे पहले हमने लिखना है अर्निंग 2024 की, और अर्निंग कौन सी लिखनी है यहां पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कोई आपने चीज एडजस्ट की है, कौन सी चीजें एडजस्ट हो सकती हैं? पी शेयर का डिविडेंड माइनस करना हो, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना हो, कुछ भी करना हो, यहां पर आप लेस कर देंगे या प्लस कर देंगे पी शेयर डिविडेंड अगर है तो। इसे बोलते हैं अर्निंग फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स, अर्निंग फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके होगी बात? उसके बाद कौन सी अर्निंग आती है पता है? डिल्यूटेड वाली। उसके लिए क्या करते हैं कि किसी भी शेयर की वजह से अगर अर्निंग में चेंज आएगा तो वो लिख देंगे, किस किस वजह से चेंज आएगा, जिस जिस वजह से चेंज आएगा वैसे लिख देंगे। हम कहेंगे इंक्रीज इन अर्निंग, किस वजह से, पी शेयर की वजह से, कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से, जिस वजह से भी अर्निंग में चेंज आया ना वो लिख देंगे। और इसका जवाब क्या लिखेंगे, अर्निंग फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। वही कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हम नॉर्मल करते हैं,
ये एक कहानी खत्म हो गई अर्निंग वाली। अब आ जाएंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। हम लिखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फॉर बेसिक ईपीएस। जितने हमने वर्किंग करके पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर फाइंड किए, जितने इस साल फाइंड किए वो लिख लें। इसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, जिस वजह से इंक्रीज हुए हैं वो वजह लिख देंगे और फिर लिखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। ये हमारे नोट्स हैं, नोट्स का ये फॉर्मेट है। सारी कैलकुलेशन जो अमाउंट आ रही होंगी ना, अगर उसने पूछ कह दिया नोट्स बनाओ और आप ईपीएस फाइंड करके आ गए ना, तो उसने नहीं पास करना। उसने कहना है मैं जो पूछ रहा हूं इसे पता ही नहीं है अभी तक, ये FR1 का पूरा सिलेबस पढ़ के आ चुका है, स्टैंडर्ड पढ़ के आ चुका है, इसको नोट्स और एक्सट्रैक्ट के दरमियान फर्क का ही नहीं पता। अगर जो बंदा इसका सही फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब है जो पूछा है वो करके आए, अगर उसके अंदर कैलकुलेशन की गलती है ना तो बंदा फिर भी पास है। जितनी मर्जी कैलकुलेशन के अंदर ब्लंडर मार लो वो फेल नहीं करेगा। फेल होता ही बंदा उस वजह से है कि पूछता वो कुछ और है, हम करके कुछ और आ जाते हैं, फिर उसे गुस्सा आ जाता है। चलें जी, अगर अब आई कैप का गुस्सा चेक करना चाहते हो तो घर में बिल्कुल वही काम होता है। आप ऐसा करें, अपनी अम्मी अब्बू जो भी आपको कहे काम, कोई उल्टा सामने कर दो। मतलब आपकी अम्मा कहे जी पानी ले आओ, आप ना एक रजाई उठाओ अम्मा को दे दो जाके। फिर अम्मा कहे पानी ले आओ, आप रोटी उठा कर दें। तो तीसरी दफा जब जाओगे तो अम्मा के हाथ में जूता होता है कि भाई मैं आपसे क्या डिमांड कर रही हूं, आप क्या दे रहे हो। तो आई कैप भी 70 माओ जैसे तो प्यार नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ अल्लाह का ही हो सकता। इसका भी कोई 1.5-2 माह जितना प्यार होता है बच्चों के साथ। तो इसलिए आई कैप के जूतों से डरना है कि जो वो कहे वो मान लो, बस इतना ही कर लो ना तो आई कैप पास कर देता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो हमारा सवाल है कंप्यूट। इस सवाल के अंदर हमने जो बताना है 17 मार्क्स का ये सवाल पेपर में आया और जहरी सी बात है लास्ट टाइम तो आई कैप ने वारे न्यारे करवाए हैं उन बच्चों के जिन बच्चों का ये यानी सिर्फ यही तैयार था। होता है ना जैसे बच्चों का सिर्फ या तो ईपीएस तैयार होता है या फिर स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी वैसे ही तैयार हो जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तैयार होता है, तो उनके तो वारे न्यारे थे। मतलब अगर उसका सिर्फ एमसीक्यूज के अलावा देखें तो 20 नंबर का एक सवाल था, 8 नंबर का एक था, 17 नंबर का ये सवाल था। इन्हीं तीन चार टॉपिक्स में से ये पेपर में सवाल आए हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट 45 मार्क्स का पेपर उसका सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के था। ना इसमें एनपीओ है, ना इसमें कैश फ्लो है, ना इसमें रेशियो है, ना कोई नॉन करंट एसेट का स्टैंडर्ड नहीं। तो रिजल्ट 27%। वजह ये नहीं, रिपोर्टिंग के रिजल्ट की वजह कॉस्ट में तो सारे रो रहे थे, रिजल्ट 40%। वजह इसकी उसमें ना फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, रिपोर्ट नहीं है। इसमें रिपोर्ट है, उसमें आप किसी भी अंदाज में जवाब बताने की कोशिश करते हो ना, आई कैप जहां से भी कुछ थोड़ा बहुत ठीक होना एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यहां पे आप गलतियां करो, खूब करो, लेकिन रिक्वायरमेंट को गलत ना करो। जैसे पूछ दिया कि उसमें क्या है, कंप्यूट बेसिक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड। ये डिस्क्लोजर्स नहीं है, कहता है ये वो अमाउंट बताए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है। बस सिंपल बेसिक ईपीएस फाइंड करना है। और डाइल्यूटेड ईपीएस किस साल का, कहता है 3-4 नंबर मिलेंगे आपको 22 के लिए और 13 नंबर मिलेंगे 2013 अलोंग विद कंपैरेटिव। मतलब 2022 का रीस्टेट करना है। ये सवाल मैं आपको कंप्लीट यानी पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर खत्म हो जाना है। 2 साल है, एक फायदा, पार्शियल टाइम भी इसके अंदर है, दूसरा फायदा। मैं इसके आपको एक्सट्रैक्ट
जो फाइंड करेंगे वही तो एक्सट्रैक्ट है, बस एक अंदाज होगा ना लिखने का डिफरेंट। और इसकी मैं आपको डिस्क्लोजर भी बनवा देता हूं, ठीक होगी बात। हाँ, पेपर में 1-2 नंबर का सवाल क्या आ सकता है जी, लिमिटेशन या बेनिफिट्स, लिमिटेशन या बेनिफिट्स ईपीएस फाइंड करने के। चले जनाब फिर आ जाए, बल्कि अपना कैलकुलेटर और रजिस्टर निकालें, इसको पूरा हल करते हैं। Following information relating to ChatGPT Limited has been gathered for the purpose of calculating EPS. Profit after tax 2022 and 23 amounted to rupees 308 और 280, दोनों सालों को उसने प्रॉफिट दे दिया। और मुझे लगता है अब जो उसके हाथ में सवाल चढ़ने वाला है वो कौन सा सवाल है? नहीं, नोट्स तो शायद दे दे, वो ये प्रॉफिट गलत कर देगा और रेक्टिफाई शायद करवा ले। 25 मिलियन शेयर्स ईच विद द पार वैल्यू 10 वर आउटस्टैंडिंग। आपके साल के शुरू में इतने शेयर्स थे। 1 अप्रैल 2022 के अंदर 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऑर्डिनरी शेयर्स को नहीं छेड़ेंगे, तो बॉन्ड है ना, कहता है विद द पार वैल्यू 100 ईच वर इशूड। अच्छा, बातें करते जा रहे हैं तो प्यारी प्यारी बातें भी सुनते जाओ। फेस वैल्यू हो, यानी शेयर की वैल्यू हो या बॉन्ड की वैल्यू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लिया जाता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ली जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू जो मर्जी हो उसको छोड़ देते हैं। डिविडेंड या इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करना हो किस पे किया जाएगा? हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब उसकी पार वैल्यू, जैसे एक 100 रुपए वाला शेयर हम 120 रुपए में बेच रहे होते हैं, नहीं, इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा किस पे लिया जाता है? फेस वैल्यू पे लिया जाता है। तो लिखा हुआ है ना कि उसकी पार वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू वो कह दे 150 है, तो हम 100 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड आपने इशू किए हैं जिसकी 100 रुपए हर वैल्यू है। The bonds carrying interest 18% payable 31st March each year. Every 2 bonds are convertible into 3 ordinary shares after 5 years. कहता है हर 5 साल के बाद 3 शेयर्स के बदले 2 बॉन्ड के बदले 3 शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ फिर? POS, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कौन है? ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में आएंगे, बेसिक ईपीएस की वर्किंग में नहीं आएंगे। फिर 2022 का पता है आपको, साल ही खत्म हो गया और आपके 4 नंबर पूरे हो गए यहां से। डाइल्यूटेड ईपीएस भी, और मतलब आगे तो सारी 2023 की वर्किंग है। ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। यकीन नहीं आता तो देख ले, यहां पर हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर, पेपर में ये 9 था और 9 का हम करने लगे ए पार्ट। हमने लिखना है कैलकुलेशन फॉर 2022, कैलकुलेशन फॉर 2022 बेसिक ईपीएस। हाँ जी, बेसिक ईपीएस क्या फार्मूला होता है? अर्निंग, वो पूरा लिखना है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। अब ये बातें जब आपको पता होंगी कि इस पूरे साल के अंदर तो कोई 2022 के अंदर तो कोई नया शेयर इशू नहीं हुए, आप कहोगे सर वो कन्वर्टेबल बॉन्ड हैं तो सही, वो तो बॉन्ड्स हैं और वो 5 साल बाद ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे। अभी तो सवाल खत्म हो चुका है आपका। बेसिक ईपीएस का जवाब आ गया। कितना प्रॉफिट है आपका 2022 का? 308। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 25 मिलियन। और आगे ये भी लिख देते हैं कि ऑल फिगर्स आर इन मिलियन। रुपीज ना लिखना, फिगर लिखना, क्योंकि हम नंबर ऑफ शेयर भी तो इसके अंदर ही ले रहे हैं। आर फिगर्स आर इन मिलियन। कितना आंसर आ गया? 12 पॉइंट पर शेयर। सर ये ऑल फिगर्स आर इन मिलियन, अगर हम इसमें हेडिंग के साथ ही अब वो साथ ही लिख लो, कल वो तो कोई मसला नहीं। 12.32 पर शेयर। अब आ जाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस।
अगर आपने पेपर में टाइम बचाना है ना तो मेरी बातें बस गौर से सुनते जाओ। अगर एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो तो आपको रैंकिंग वगैरह साइड पे नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। आप बताओ आपकी पहले अर्निंग कितनी थी? 308, ऐसा है? अब कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से किस दिन आपने बॉन्ड इशू किए? 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल को आपने 2 मिलियन बॉन्ड है, हर बॉन्ड की वैल्यू क्या है? और आपने कितना रेट देना है टैक्स? सॉरी 18%। और क्या पूरे साल का इस साल आएगा या सिर्फ 10 महीने बनते हैं, 9 महीने बनते हैं? 9 मंथ का मल्टीप्लाइड बाय 9/12। कितना इंटरेस्ट आपने पे करते हो इस साल? कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अमाउंट बताएं जरा। 27। पूरा पूरा 27 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। इतना इंटरेस्ट सेव हो जाएगा क्योंकि हमने इतना इंटरेस्ट देना है ना। मल्टीप्लाइड बाय इसको हमेशा नेट ऑफ टैक्स करना है, तो 27 का 70%, 27 मल्टीप्लाइड बाय कितना सेव हो गया? 18 पॉइंट, लो जनाब 18.9 डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपका कितने मिलियन बॉन्ड्स हैं? 2 मिलियन। ये मिलियन में 2 मिलियन, और हर बॉन्ड कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? हर 2 बॉन्ड 3 ऑर्डिनरी शेयर जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, जिसमें, और वैसे भी ये 2 मिलियन क्या है? बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड्स को बॉन्ड्स में डिवाइड हो सकता है। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, तो कितना आ गया? 2.3। नहीं, मल्टीप्लाई बाय 9/12 भी तो करना है मेरे भाई, क्योंकि जितना टाइम आपका वेट हुआ है उसके अंदर उतना टाइम यहां पर भी आना है। टाइम दोनों के साथ लगता है। 2 पॉइंट प्लस 2.25। अगर सिर्फ एक ही पोटेंशियल शेयर होल्डर है ना, सिंपल उसकी अर्निंग फाइंड कर लो, अर्निंग में ऐड कर दो और उसके नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर दो, हमारा आंसर आ गया। कितना? 11.9 डिल्यूटेड है या नहीं? बेसिक ईपीएस 12 है, ये हो गया 11, तो डिल्यूटेड ईपीएस। अगर ये 12 से ज्यादा आंसर आता तो पता क्या लिखते? एंटी डिल्यूटेड। अब सारी बातें से सुनते ही जाओ। अगर सवाल के अंदर जब कभी लॉस गिवन तो परेशान नहीं होना, लॉस को नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड कर देना, तो लॉस पर शेयर आ जाएगा। फाइंड जरूर करना, फाइंड हर हाल में करना, चाहे लॉस ही क्यों ना आया। ठीक होगी बात? और अगर डिल्यूटेड पोटेंशियल शेयर होल्डर हो ही ना तो फिर क्या डिल्यूटेड ईपीएस होता है? होता है। बेसिक ईपीएस ही डिल्यूटेड ईपीएस होता है। आई कैप यही तो कहता है, कहता कभी कभी मैं सवालों के अंदर डिल्यूटेड ईपीएस नहीं देता तो लोग कहते हैं ही नहीं। अगर डिल्यूटेड ईपीएस ना हो तो बेसिक ईपीएस को लिखना है, डिल्यूटेड ईपीएस के आगे लिखना है कि ये मेरा डिल्यूटेड ईपीएस है, वही बेसिक को लिखना है, ये नहीं लिखना कि है ही नहीं। चले जनाब, ये हमारा 2022 का काम हो गया, मतलब कि 4 नंबर आपके पूरे हो गए। आगे चलते हैं 2023 में। अब 2023 में उसने क्या कहा है? एक तो उसका अपना ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड करो, एक 2022 को रीस्टेट करो। भाई मेन पर्पज है रीस्टेट सिखाना, कम टाइम में जल्दी सवाल कैसे करना है। वैसे तो आपको पता है रीस्टेट करने का क्या तरीका होता है? नॉर्मल उस पिछले ईपीएस को ना रेसिप्रोकल ऑफ रेशो से, वो जो फ्रैक्शंस होती हैं उनसे मल्टीप्लाई करो, वो जो एडजस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं ना सबके, या फिर हम क्या करते थे? नंबर ऑफ शेयर्स को डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करते थे। तो बेहतर वाला कौन सा होता है? नंबर ऑफ शेयर चेंज करना। अगर आप डिल्यूटेड ईपीएस अच्छा फाइंड करना चाहते हो ना तो नंबर ऑफ शेयर चेंज किया। कर लेते हैं सवाल। अब सवाल आपका यहां से नीचे शुरू होने लगा। कहता है ऑन 1 जनवरी 23
6 million 16% cumulative irredeemable preference shares each with the par value 50 were issued. Every preference shares is convertible into 2 ordinary shares after 4 years. कहता हर एक प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 के अंदर. मतलब ये भी हो गया POS, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर. फिर फर्स्ट में 40% राइट शेयर, ये तो हमारे वेटेड एवरेज में आ गई वर्किंग. ऊपर वाली वर्किंग सिर्फ डिल्यूटेड के लिए, ये आ गई बेसिक ईपीएस की. फर्स्ट में 23 को 40% राइट शेयर इशू किए. जैसे राइट शेयर इशू का काम आएगा हम फौरन वो फैक्टर निकालेंगे, राइट इशू फ्रैक्शन. क्या कहता है? 45 रुपए पर शेयर. द एंटाइटलमेंट डेट फॉर द राइट इशू वाज 1 June 23. द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट 65 और 80. कौन सा रेट लेते हैं? एंटाइटलमेंट डेट वाला या अनाउंस वाला? एंटाइटल फेयर मार्केट प्राइस लेते हैं इमीडिएट बिफोर एंटाइटलमेंट डेट. तो फेयर मार्केट प्राइस कितनी आ गई यहां? तो फ्रैक्शन फाइंड कर ले यहां पर साथ ही. राइट इशू फ्रैक्शन फेयर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस. थ्योरेटिकल एक्स, ये तो बस आपको याद होना चाहिए वरना लिखना तो यहां पर लिख देंगे 80 डिवाइडेड बाय. और जरा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पे चलते हैं. थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 40% है. 40 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 100. ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए. क्या किया मैंने? 40% राइट शेयर इशू किया है ना, तो हर 100 के बदले कितने राइट शेयर इशू होंगे? 40. उस 40 को उसकी प्राइस पे लिया, उस 40 को उसकी प्राइस पे लिया. ये अगर आपने कल का लेक्चर सुन के आए हो तो उसके लिए मैं इससे डायरेक्ट जा रहा हूं. और ऑर्डिनरी शेयर्स को फेयर मार्केट प्राइस पे लेने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. कितनी वैल्यू आ गई? पूरा. तो अगर हम इसको कैंसल कुंसल करके देखें तो 8 बाय. नेक्स्ट आखिरी लाइन में कहता है जी 1 सितंबर 23 को बोनस इशू भी है. तो ये तो सीधा सीधा हो गया 1.20, ये 120 ओवर 100. बोनस इशू का पता है ना, आफ्टर और बिफोर. अब इसमें सबसे पहले कौन सी वर्किंग की जरूरत है? भला वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर. प्रॉफिट बाकी सारा कुछ तो गिवन है, सिर्फ एक छोटी सी वर्किंग है. और मैं कहता हूं कि सच में ये जो बाकी 73% लोग हैं उनको बुलाना चाहिए. यानी जो इस पेपर में हमने चेंज इन इक्विटी वाला सवाल भी किया है, जहां पर जो चेंज इन इक्विटी का सवाल आया हुआ 20 नंबर का, उसमें भी आपने देखा है कि कुछ खास नहीं था. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला भी सवाल हम इसका कर चुके हैं. और अब ये सवाल भी हम इसका करने लगे हैं 17 मार्क्स का. इसमें देखें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वर्किंग नंबर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रॉड ऑन क्या तरीका कार होता है जनाब? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, पहले यहां पर डेट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वो फ्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर, और हमारे पास आ जाते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. तो सबसे पहले मुझे बताएं कि 1/123 से लेकर अगली डेट कौन सी है? 1/123 से लेकर अगली डेट. वैसे भी सवाल आपका यहां से शुरू हो रहा है, ये लाइन से, क्योंकि पीछे तो 2022 है. क्या 1 जनवरी 23 डेट है इसकी? वो तो शेयर्स हैं ही नहीं. फिर अगली डेट कौन सी आ रही है? 1 मई. वो कहता है 1 मई को 40% राइट इश्यू टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट दिस
द एंटाइटलमेंट डेट फॉर द राइट इशू इज 1 जून 23। कौन सी डेट लेंगे? एंटाइटलमेंट डेट 1/6/23। ओके की बात। कितने नंबर ऑफ शेयर हैं आपके पास? 25 मिलियन। वो पिछले साल 25 मिलियन ही थे, कोई नया शेयर तो इशू ही नहीं किए थे। मल्टीप्लाइड बाय, दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन लगाएंगे या दोनों लगाएंगे? दोनों लगाएंगे। 8/7 है एक, और एक 1/20 है। और टाइम फैक्टर कितना लगेगा? 5 कितना आ गया जनाब? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 14.29। फिर 1/6/23 से लेकर अगली डेट कौन सी है? 1 सितंबर 23। 1/9/23। कितने राइट शेयर इशू किए हैं? 40%। तो 25 मिलियन का 40% ले लो, कितना आ गया? 10। कितना हो गया? 35 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा फैक्टर खत्म कर दूं? 8/7 वाला। तो क्या वो राइट शेयर इशू हो गया ना? मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आ रहा है? 3/12। 3/12। कितनी अमाउंट आ रही? 10.5। 10.5। फिर 1/9/23 से लेकर 31 दिसंबर 23। 20% बोनस इशू है। 25 पे लेंगे या 35 पे लेंगे? 35 पे लेंगे। अगर कभी ये फाइनल डिविडेंड बोनस इशू हुए ना, वो हमेशा ओपनिंग पे लेते हैं। तो 35 का 20% कितना बनता है? 7। 42 मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बाद गया? 4 मंथ। कितनी वैल्यू आ गई? 14। लो जी, ये आ गया मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इनको प्लस कर ले। 38.7। 38.7। आप 38.8 भी लिख सकते हो, 38.79। और ये वर्किंग भूल तो नहीं गए हो? चल भूल भी गया हो तो कोई नहीं, खैर है, एक दफा रिवाइज कर लेना। ये तो सबकी वर्किंग है ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चले मेरे भाई, अब हमने करना है कि 2023 के ईपीएस फाइंड हो गया आपका। बेसिक ईपीएस तो फाइंड हो गया। बेसिक ईपीएस, उसकी अर्निंग कितनी है पता है? 280। ये 280 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने फाइंड किए? 38.79। कितना आ गया? कितना? 7.218। अब इसके बाद उसने कहा है कि इसका वो भी फाइंड करना है, डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या सवाल पढ़ के मुझे बताएं, पोटेंशियल शेयर होल्डर एक है या दो? पढ़ के बताना है ध्यान से जी। नहीं, एक मिनट, आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हो? ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं बस। बेसिक ईपीएस में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर। इवन के बेसिक ईपीएस में पोटेंशियल शेयर होल्डर नहीं आते होते, वो डाइल्यूटेड में आएंगे ना। अच्छा बताएं जरा, कितने हैं 2023 में? कितने पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं? दो है। पिछले साल वो जो पिछले साल कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए थे, वो तो 505 साल बाद कन्वर्ट होंगे ना, तो इसका मतलब है अगले साल भी तो वो पोटेंशियल शेयर होल्डर है ना जी। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा। जब हमने बेसिक ईपीएस में वो कब इशू किए? 1 जनवरी। अब वो तो अर्निंग में से माइनस करेंगे, कंफर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितनी अमाउंट आ रही है? इररिडीमेबल है ना, तो लाजमी होगा 6 मिलियन। 6 मिलियन का मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 16%।
48। तो सिंपल यहां पर -48 का तो ये तो लाजमी माइनस होता है। कितना आ गया? 5.9 बेसिक ईपीएस। अब हमारे पास अगले साल देखें, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? पोटेंशियल शेयर होल्डर। अब हम वर्किंग कर लेते हैं क्योंकि अब 2 हो गए हैं। 2 के लिए हम क्या करते होते हैं? उसका फॉर्मेट याद है? इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन ईपीएस। सब के लिए वर्किंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो सबसे कम आ रहा है उसकी रैंकिंग 1, फिर जैसे जैसे ज्यादा आ जाएगा वैसे वैसे उसकी रैंकिंग करते जाए। तो यहां पर मैं वर्किंग ही कर रहा हूं, बाद में इसको अरेंज कर लेंगे। वर्किंग नंबर 1 या 2 या 3 जो भी है। इंक्रीज, पहले क्या लेना है? बॉन्ड्स। इंक्रीज इन अर्निंग, मुझे बताएं अगले साल है, अब 9/12 वाला फैक्टर खत्म हो गया क्योंकि वो पिछले साल 9/12 वाला फैक्टर लगना था। अब तो पूरा साल आएगा। कितने बॉन्ड्स हैं? बॉन्ड्स आपके पिछले साल कितने आपने इश्यू किए? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। रेट क्या था? 18% मल्टीप्लाइड बाय 70%। ये आ जाएगा इंक्रीज इन अर्निंग 25.2। 25.2। इसको 9/12 अब नहीं करना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, कहता है 2 मिलियन है और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/2 से। ये कितना आ गया? इंक्रीज इन ईपीएस 25.2 डिवाइडेड बाय कितना है? 8.4। उसके बाद आ जाते हैं वर्किंग नंबर 2, या सीसी वर्किंग के नीचे लिखे कहते हैं पी शेयर्स। इंक्रीज इन अर्निंग, हाँ जी, पी शेयर कितने इशू किए? 6 मिलियन, और हर एक कितने का था? 50 रुपए का। 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय 70% करेंगे या नहीं? क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं होती। टाइम फैक्टर भी नहीं लगेगा। टाइम फैक्टर अगर होगा तो लगेगा, क्योंकि ये 1123 है, उस साल का भी नहीं लगेगा इसमें क्योंकि 1123 है। हाँ, अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता तो टाइम फैक्टर लगता। कितना? 48। और इंक्रीज इन शेयर्स, कितने शेयर इश्यू करने हैं 6 मिलियन के बदले? मल्टीप्लाइड बाय 2, 4। इंक्रीज इन ईपीएस 48 डिवाइडेड बाय 12। तो रैंक 1 किसका हुआ और इसका रैंक 2 हुआ। ओके की बात। अब तरीकाकार, एक तो टेबल बनाने वाला है, एक डायरेक्ट तरीकाकार मैं सिखाने लगा हूं आपको। रैंक के हिसाब से काम करते जाओ। कैसे? यहां पर लिखो डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर रैंक 1 किसका है? पी शेयर। कितनी अर्निंग है उसकी? 48। नहीं, ओवरऑल अर्निंग क्या है? ओवरऑल अर्निंग क्या थी उसकी? 280। 280 माइनस 48। 232। 280 माइनस 48। 280 तो उसमें से कितना माइनस किया था? 48 ही किया था ना, तो कितना आया? 232। 232। तो 232 हमारी अर्निंग है, प्लस इंक्रीज इन अर्निंग 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 38.7। 38 पॉइंट प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कितने? पी शेयर 12। 12। ये काम करते।
दोबारा सुने, पुरानी बेसिक ईपीएस की अर्निंग प्लस इंक्रीज इन अर्निंग ऑफ पोटेंशियल शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस, तो कितनी अमाउंट आ गई? 5.51 पहले आपने इसकी अमाउंट बता दें, ये प्लस करके कितना आ गया? 280 280 50.79 50.79, आंसर कितना आ गया? 5.513 5.513 डिल्यूटेड ईपीएस। इसको किसके साथ कंपेयर किया मैंने डिल्यूटेड कहने के लिए? बेसिक के साथ। बेसिक कितनी है भला? 5.98 और ये कितनी आ गई? 5. फिर आपने लिखना है डिल्यूटेड ईपीएस आफ्टर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आपने लेना है 280 प्लस, या इस दोनों को इकट्ठा लेना है, यानी नए शेयर्स ऐड करने हैं। 280 ले लेंगे, 238 प्लस 48 प्लस कितने नई अर्निंग कितनी है? 25.5 अर्निंग देखनी है, इंक्रीज इन अर्निंग 25.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50.79 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स में कितने हैं? 3, ये कितना आ गया? 5.67 एंटी डिल्यूटेड। ये कैसे पता चला एंटी डिल्यूटेड है? 5.17 से ये बढ़ गई। अगर हर आने वाली जो डिविडेंड है वो कम होता जाए तो हम क्या कहेंगे? एंड डिल्यूटेड, और अगर बढ़ जाए तो एंटी डिल्यूटेड। और वैसे भी अगर बढ़ने के बाद भी कोई स्टेप पड़ा हुआ है ना तो नहीं जाएंगे, तो खत्म। ये तो चलो आपकी कहानी होगी यहां तक, लेकिन अब कहानी है रीस्टेटेड की। मेन तो वही कहानी है, आपने रीस्टेट करना है पिछले साल को 2023 में। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताने लगा हूं, तो रीस्टेट वाला मसला सारी जिंदगी के लिए खत्म। बेसिक ईपीएस है पिछले साल का आपका, और डिल्यूटेड ईपीएस है पिछले साल का। ये है 2022 का, लेकिन हम खड़े कहां पर हैं? 2023 में रीस्टेट करने लगे। मुझे पहले बेसिक ईपीएस बता दो कितना बना था उसका? नहीं 308 ओवर, और इसका क्या था? 308 प्लस 18.9 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 2.25। बेसिक ईपीएस में इशू नहीं था, मसला है डिल्यूटेड में। अब मैं आपको एक तरीका तो सिखाता हूं ना जो हम करेंगे, कि आपने करना क्या? सिंपल, अर्निंग को ना छेड़े, अर्निंग को ना छेड़े, डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय जितनी रेशियो 2023 में अप्लाई की है ना, सारी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जितनी रेशियो 2023 की हैं सारी रेशियो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक है 8/7, एक है 1.20, और डायरेक्ट अप्लाई करनी है। नंबर ऑफ शेयर के ऊपर रेसिप्रोकल नहीं लेते। कितना आंसर है? 8.98। ये आपका रीस्टेट हो गया। या इसका जब कभी आपको पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स ना गिवन हो, तो गिवन होते हैं, भला कौन से? इस साल के ब्रॉड और पिछले साल के कैरी डाउन तो होते हैं। इस साल के स्टार्ट में जो आपके नंबर ऑफ शेयर स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे पिछले साल वाले ही तो हैं। तो आपने सिंपल नंबर ऑफ शेयर से ये काम करना है। या दूसरा तरीका कार क्या था कि जो उसने पिछले साल का बेसिक ईपीएस कितना है? 12.32, उसको मल्टीप्लाई कर दे 7/8 से, मल्टीप्लाई कर दे 1. तब भी यही आएगा। ये तरीका लगता तो बहुत आसान है, लेकिन डिल्यूटेड ईपीएस में बंदा फंस जाता। आए जरा मैं आपको डिल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करने का तरीका बता दूं। आपने करना क्या है? पिछले साल की अर्निंग में कोई मसला नहीं आता, पिछले साल की अर्निंग में कोई इशू नहीं, अर्निंग तो वही रहेगी, और हम रीस्टेट भी पिछले साल को कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय ये 25 मिलियन को रीस्टेट कर दो, बस पूरे सवाल के अंदर यही काम है। 38.3 मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय 8/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 प्लस 2.25 भी चेंज नहीं होना, सिर्फ इसकी वैल्यू ये वाली आएगी जो यहां से आंसर आया था।
इसके अलावा इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट कर दो, आपके पास बाकी सारी वैल्यू सेम रख दो, आपका डिल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 8.9। बात क्लियर हो गई? जब भी रीस्टेट करना हो, अब ये तो हमने ये इस जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी पूरी होगी कि जो जो उसने पूछा सारा हो गया। अब प्रेजेंट करने का तरीका, अगर वो एक्सट्रैक्ट कहे तो कैसे लिखोगे, अगर वो नोट्स कहे तो कैसे लिखोगे? ठीक होगी बात? अगर एक्सट्रैक्ट लिखोगे तो कैसे, और अगर नोट्स कहता है तो कैसे? पहले मैं आपको एक्सट्रैक्ट का तरीका बताता हूं, और ये हमेशा एसपीएल का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? आप कहोगे सर कहीं लिखा तो नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तो लिख भी लोगे। इसको प्रेजेंट उधर ही किया जाता है। नाम है कंपनी का जी चैट जीपीटी। हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा साल है आपका? 2023। तो यहां पर हम लिखेंगे 2023 विद कंपैरेटिव 2022। पहले लिखेंगे बेसिक ईपीएस। सर इसके अंदर वो एक तो था ना कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बाद आती थी वो ओसीआई, वो इसको पूरी डिटेल में अभी हम नहीं देखेंगे। हाँ, अभी सिर्फ इतना जितना हमारे सिलेबस में है। ऊपर एसपीएल की हेडिंग से मिलेगी, नहीं एसपीएल की हेडिंग दे सकते जी मेरे भाई। 2023 का ईपीएस कितना फाइंड किया पता है आपको? 2023 का बेसिक ईपीएस 5.9 और 2022 का जो फाइंड किया था डाइल्यूटेड ईपीएस। 2023 का कितना फाइंड किया? डाइल्यूटेड, एंटी डिल्यूटेड नहीं बताना, लास्ट डिल्यूटेड बताना है। लास्ट डिल्यूटेड 5.517 लास्ट डिल्यूटेड बताया जाता है, एंटी डिल्यूटेड यहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। और 2022 का कितना था? 11.9। फिर हमने लिखना है रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 22। अब बेसिक ईपीएस कितना था रीस्टेटेड? बेसिक ईपीएस 8.98 और रीस्टेटेड डिल्यूटेड ईपीएस कितना था? 8.9। तो ये है जनाब आपके एक्सट्रैक्ट का तरीका। अगर वो देखिए सारा सवाल तो वही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज। यही 23 के अंदर है। रीस्टेट कर 22 कर रहे हैं, लेकिन कर किस कर रहे हैं? कर किस में रहे हैं? 2023 में। लेकिन 2023 में 2022 का ये कैलकुलेशन तो 2023 की है ना, तो 2023 के कॉलम में है। हाँ 2021 का डाटा ये अगर हो भी सही तो नहीं करेंगे, क्योंकि रीस्टेटेड सिर्फ पिछले साल का किया जाता है, उसका अपना ईपीएस कोई और होता है, रीस्टेटेड ईपीएस कोई और होता है। अगर यही सवाल वो कहता है जी नोट्स बनाएं, डिस्क्लोजर्स लिखें, तो क्या करेंगे? नोट्स 2023 2022 सबसे पहले हम लिखेंगे जनाब अर्निंग, इनकी अपनी अपनी जाती। 2023 की अर्निंग कितनी है? 280 और 2022 की कितनी थी? 308। पी शेयर डिविडेंड 2023 में था ना? 48 था। अर्निंग फॉर किसकी अर्निंग लिखनी है? फॉर बेसिक ईपीएस 232 और 308। ठीक हो गया। अब इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन सिर्फ और सिर्फ वो वाली अर्निंग लिखनी है जो जिसकी वजह से आए। तो पहले क्या था, कौन सा लिखना? पी शेयर वाला या कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला? रैंकिंग 1 किसकी है? पी शेयर की रैंकिंग है, तो पी शेयर।
पी शेयर की वजह से कितना आ गया? 48 थी। 48। और 2022 में इंक्रीज इन अर्निंग हुआ था ना, कि उसमें भी तो पी शेयर्स या उसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड थे, तो उसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड थे। फिर इंक्रीज इन अर्निंग किसकी वजह से? कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से। तो 2023 में कितना आया कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से इंक्रीज? 25.2 25.2। और 2022 में कितना था? 18.9। अर्निंग फॉर diluted 305.2 और 326.9 326.9। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर नीचे लेकर जाना है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ये यहां पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में सबसे पहले तो ब्रॉडन आ गया इसका 25, क्योंकि दोनों का ब्रॉडन 25। ठीक है, अब नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, ये किसके शेयर्स इंक्रीज हुए थे? 2022 में तो कोई चेंज नहीं आया था। 2023 में आया, उसमें तो चेंज आया है ना। कौन कौन से कितने ऐड हुए हैं? वो वेटेड एवरेज वाला दिखाना जो वर्किंग के अंदर ऐड किए थे। एक दफा 10 ऐड किए मेरे ख्याल में, और एक दफा सिंपल। आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हैं कितने? 2023 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हैं कितने? 38.79 Yes. माइनस का दो 25, 13.7 तो हम लिखेंगे 13.7, क्योंकि हमने बेसिकली ऐड करके तो इतना ही बनाना है ना, 38.79 बनाना है ना। तो जितना डिफरेंस आ रहा है उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे वेटेड एवरेज शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस, नहीं बेसिक एवरेज, आना वही आंसर चाहिए 38.79 और 25। अब आप डिल्यूटेड ईपीएस का काम कर लें। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, बताएं जी। पहले किसकी वजह से बतानी है? पहले पी शेयर्स, कितने बड़े? 12 और इसमें कोई नहीं। और फिर किसकी वजह से? सी बॉन्ड की वजह से, कितने? 3 और इसमें 2.25 था ना। Yes sir. वही जो आप वर्किंग कर रहे थे ना, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर diluted EPS 53.79 53.79 27 27 पॉइंट। ये आपका सवाल। नोट्स पूछता है, नोट्स बनाने आपसे, वो एक्सट्रैक्ट पूछता है तो एक्सट्रैक्ट का तरीका, वर्किंग सब की आपने देखा एक ही है, सिर्फ पूछने का स्टाइल वो चेंज करता है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का सवाल खराब हो जाता है। अभी तक वो नोट्सों की तरफ गया नहीं है वैसे। हाँ, एक्सट्रैक्ट में तो जा सकता है, नोट्स में अभी तक नहीं गया, लेकिन अगर चला भी जाए तो तरीकाकार इसका यही। ठीक होगी बात। अब बताएं कि अच्छा, इस सवाल के अलावा ना, क्योंकि इस सवाल को मैं अभी जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है ना, वो कल मैं ले आऊंगा, तो ये कल मैं इसका सवाल करवा दूंगा आपको। अभी कोई और सवाल है पास्ट पेपर का, या बुक में कोई पॉइंट आपने पढ़ा हो, या आप कल इसको तैयार करके आए, अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट ऐसा है डिस्कस करने वाला, तो वो कल इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, एक दिन आप और इस पे लगाएं ईपीएस के ऊपर, ताकि इसका कोई इशू ना रहे। सर